कहा जाता है स्तन ग्रंथियाँ, इसे कहा जाता है मेमोरी ग्लैंड, हिंदी में ही लिखेंगे स्तन ग्रंथियाँ। हाँ, स्तन ग्रंथियाँ। ये कौन लड़का है भाई? स्तन ग्रंथियाँ। देखिए ध्यान से सुनिएंगे, स्तन ग्रंथियाँ पुरुषों में भी पाया जाता है और स्तन ग्रंथियाँ महिलाओं में भी पाई जाती है। दोनों कंडीशन में स्तन ग्रंथियाँ हैं, लेकिन उसमें एक अंतर है। पुरुषों में स्तन ग्रंथियों का विकास नहीं हुआ होता है, वो रिड्यूस कंडीशन में होते हैं, उनका कुछ पता नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन महिलाओं में स्तन ग्रंथियाँ क्या होती हैं? पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनेंगे। पहली बात, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं। दूसरी बात, महिलाओं के स्तन ग्रंथियों के आसपास का जो क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र में वसा जमा होता है। क्या जमा होता है? वसा जमा होता है। वसा का मतलब चर्बी। जब चर्बी जमता है, जब वसा जम जाता है, तो वो पूरे आसपास के क्षेत्र में उभार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और उसी उभार के अंदर छोटे छोटे कूपिकाओं जैसी, अंगूर के जैसे, अंगूर देखा, अंगूर, छोटे छोटे अंगूर जैसी संरचना पाई जाती हैं, जिसे दुग्ध ग्रंथियां कही जाती हैं। लेकिन पुरुषों में इसका अभाव होता है। पुरुषों के स्तन के आसपास वसा का जमाव नहीं होता है, इसलिए उनका जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, उनका पूर्ण रूप से विकास नहीं होता। नहीं तो फिर क्या होता? कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता। काहे हंस दिए भाई? अब ऐसा नहीं कि तू बच्चे का दूध पिलाएगा, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर गर्भाशय नहीं होगा, तब तक तुम्हारे अंदर दूध का निर्माण होगा नहीं। मनुष्य के अंदर गर्भाशय तो है नहीं। अब वैसे हार्मोन्स होते हैं ना, वैसे रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं। गर्भाशय रहेगा तभी स्तन ग्रंथियों में दूध आएगा। अगर गर्भाशय नहीं है तो उसमें स्तन ग्रंथियों में दूध नहीं आएगा। जैसे अगर थर्ड जेंडर की बात करें, जिसको हम छक्का बोलते हैं, थर्ड जेंडर जिसे कहते हैं, थर्ड जेंडर के बाद देखा तो उसको कहते हैं बीच वाला, ना मेल ना फीमेल बल्कि बीच वाला, ठीक है। हाँ, तो दरअसल उसमें क्या होता है, उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं। अगर पुरुष वाला एक क्रोमोसोम बढ़ गया तो उसमें पुरुष का लक्षण आ जाएगा, भले से महिला रहेगी लेकिन उसको दाढ़ी मूंछ आ जाएगी, ठीक है। और उसके जो हाव भाव रहेंगे सब पुरुष जैसे हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि अब उसमें क्योंकि महिला का ज़्यादा, पुरुष का ज़्यादा है, तो पुरुष वाला लक्षण चला जाएगा। अब उसको संतान की उत्पत्ति नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर फीमेल का गुणसूत्र ज़्यादा हो गया तो लक्षण किसका चलाएगा? फीमेल का रहेगा पुरुष, लेकिन देखने में महिला, आवाज़ भी महिला जैसा, ट्यूं ट्यूं बोलेगा, है कि नहीं? हाँ, तो ध्यान रखेंगे, ये सब बातें हैं। तो मैंने कहा कि अगर पुरुषों में स्तन ग्रंथियाँ पाया जाता तो क्या हो जाता? थर्ड जेंडर में चले जाते। लेकिन ठीक है, तो हाँ, थर्ड जेंडर में आते भाई। जब तक बच्चे को जन्म नहीं दे सकते तब तक हम थर्ड जेंडर वाले हैं, ठीक है। कि जब कोई महिला या कोई स्त्री किसी बच्चे को जन्म देगा तो उस बच्चे के जन्म के, उसको बढ़ने के लिए, उसके भरण पोषण के लिए भगवान ने ऐसा दे रखा है ऑर्गन। जो भी महिला या जो भी स्त्री बच्चे को जन्म देगा तो भगवान उसके पास एक ऑर्गन दे रखे हैं कि पुरुष बेचारे निकम्मे होते हैं, ये तो लतखोर होते हैं, लेकिन भैया ये बच्चा है, इसके दुग्ध पान, स्तन पान के लिए क्या होता है? भगवान ने एक ऑर्गन दे रखा है, उसी ऑर्गन क्या क्या कहा जाता है? स्तन ग्रंथियाँ। अब स्तन ग्रंथियाँ देखिए पाया कहा जाता है। जैसे परीक्षा में क्या होगा, लिखने की बात आएगी तो आप परीक्षा में जैसे उसका स्थिति है आप सेम ऐसे लिखेंगे। आप लिख सकते हैं स्तन ग्रंथियां पुरुषों तथा स्त्रियों में पाया जाता है। पुरुषों में अविकसित अवस्था में होता है, जबकि स्त्रियों में विकसित अवस्था में पाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्तन के आसपास के क्षेत्रों में वसा का जमाव हो जाता है, इसलिए स्तन ग्रंथियों में उभार चली आती है। ये संख्या में 2 होते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों की सहायता से बच्चों को दुग्ध पान या स्तनपान कराया जाता है, जिससे बच्चे का भरण पोषण हो सके। इतना बात आप किस में लिखेंगे? स्तन ग्रंथियों में। देखो जो चीज़ें दिख रही हैं उन्हें वैसे लिखने में क्या जा रहा है, समझ में आ रहा है? स्तन ग्रंथि समझ में आ रहा है? पक्का सही बताना? चलो ठीक है। वसा मतलब चर्बी, फैट, मोटापन।
वो झूठा मूठा परंपरा है। सर उनको अपने घर में रखना चाहिए ना। हाँ तो रखना चाहिए, नहीं रख रहे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब नहीं रखना चाहते तो उसमें तुम क्या कर सकते हो। अरे सर तो उसको खरीद लेते हैं, सब तो खरीद नहीं लेते हैं यार, अरे सर ये काम सब तुम नहीं जाना चाहते जबरी को उठा ले जाएगा, पगला होगा। वो अपनी बिरादरी खोजते हैं, ठीक है। चलिए आइए, जाने तो किन्नर पे मत जाओ। लिखेंगे लिखेंगे आस्तन ग्रंथियों में लिखेंगे, आस्तन ग्रंथियाँ पुरुषों तथा स्त्रियां दोनों में पाया जाता है। आस्तन ग्रंथियां पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों में पाया जाता है। पुरुषों में अविकसित अवस्था में, पुरुषों में अविकसित अवस्था में, पुरुषों में अविकसित अवस्था में, जबकि स्त्रियों में विकसित अवस्था में पाया जाता है। विकसित अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, लिखेंगे यह संख्या में 2 होते हैं, यह संख्या में 2 होते हैं, फुल स्टॉप। देखेंगे संख्या में 2 होते हैं, फुल स्टॉप। स्त्रियों में स्तन के आसपास के क्षेत्रों में, स्तन के आसपास के क्षेत्रों में वसा का जमाव हो जाता है। वसा का जमाव हो जाता है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में वसा का जमाव हो जाता है। जमाव या वसा का जमाव हो जाता है, जिसके कारण उभार उत्पन्न हो जाता है। उभार उत्पन्न हो जाता है। देखेंगे उभार उत्पन्न हो जाता है। आगे चलेंगे। देखिए मैंने कहा कि उभार उत्पन्न हो गया, मैंने कहा कि इसके अंदर छोटे छोटे अंगूर जैसी संरचना पाई जाती है। कैसे देखेंगे, इसमें इसके इसमें देखेंगे इसके आंतरिक भाग में छोटे छोटे कूपिकाएं पाई जाती हैं। शुद्ध लिखेंगे, छोटे छोटे कूपिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें दुग्ध का निर्माण होता है, जिनमें दुग्ध का निर्माण होता है। देखेंगे जन्म के बाद बच्चों के भरण पोषण, जन्म के बाद बच्चों के भरण पोषण के लिए भरण पोषण के लिए इससे स्रावित दुग्ध का उपयोग किया जाता है। इससे स्रावित दुग्ध का उपयोग किया जाता है। इससे स्रावित दुग्ध का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। जब मैंने क्या बोला, महिला के गर्भ होने पर पहला कंडीशन, गर्भ होने के पहले दूसरा कंडीशन, बच्चे के बाद 3 कंडीशन हैं। जब तक महिला गर्भवती नहीं रहेगी या जब वो स्त्री रहेगी, मतलब जब उसकी शादी नहीं होगी, तब दुग्ध का फॉर्मेशन नहीं होगा उसमें। जब गर्भवती भी रहेगी तब पर भी दुग्ध का फॉर्मेशन नहीं होगा। बच्चे के जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के लगभग, क्या है जी,
बच्चे के जन्म के लगभग 48 या 50 घंटे बाद, 2 या 3 दिन बाद उस महिला में दुग्ध का निर्माण होगा। ध्यान रखेंगे, पहले नहीं होगा कभी, गर्भवती के बाद भी नहीं होगा। गर्भवती के बाद क्या होगा? गर्भवती के बाद केवल स्तन ग्रंथियों का विकास होगा। जो स्तन ग्रंथियां पहले जिसमें वसा का मात्रा कम था, वो उसमें वसा का जमाव ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। स्तन ग्रंथि में उभार और क्लियर देखना शुरू हो जाएगा। ये गर्भवती के समय का है। लेकिन जैसे ही बच्चे को जन्म देगी तो अब क्या होगा? लगभग 24 से 48 घंटे में क्या हो जाएगा? स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्रावन शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुपिकाओं में दुग्ध का निर्माण क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। ये पूरी कहानी स्तन ग्रंथियों पर थी। ये भी एक सहायक ग्रंथि ही है, क्योंकि जन्म के बाद बच्चे के भरण पोषण के लिए क्या करता है? ये मदद करता है। तो ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपका मानव जनन तंत्र पूरा खत्म हुआ, स्त्री जनन तंत्र भी खत्म हुआ और पुरुष जनन तंत्र भी खत्म हुआ। ठीक है, लगे हाथ हम पौधों को पढ़ लेंगे। पौधों में जनन कैसे होते हैं और पौधे कैसे नए पौधों को जन्म देते हैं। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने अलैंगिक जनन को पढ़ रखा है, जिसमें काट कर लगाने का, दाब कर लगाने का। ठीक है, इस तरीके से आपने कई जो है कायिक प्रजनन के बारे में पढ़ा है। ये सब जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सभी कैरेक्टर्स किसके हैं? पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ जंतुओं में पाए जाते हैं, जैसे प्रोटोजोवन के केस में पाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है विखंडन, द्विविखंडन इत्यादि इत्यादि जो प्रोसेस हैं या रिजनरेशन के प्रोसेस, ये सब किस में भी पाए जाते हैं? जंतुओं में भी पाए जाते हैं। तो आते हैं हम पौधों में जनन की बात करते हैं। जो मेरा अगला टॉपिक होगा वो होगा पौधों में जनन। मतलब पौधों में जनन कैसे होता है, कैसे वो अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, क्या होते हैं पौधे के जनन अंग। आप देखेंगे जैसे पुरुषों के केस में मेल और फीमेल था, पौधों में भी मेल और फीमेल होते हैं। लेकिन वहाँ सिचुएशन है, कंडीशंस है। कंडीशन ये है कि कभी कभी मेल और फीमेल एक ही पुष्प पर होते हैं और कभी कभी मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं? दोनों पुष्प अलग अलग होते हैं। तो कल आप लोग एक गुड़हल का फूल लाएंगे, ठीक है, सभी लोग गुड़हल का फूल ले लेंगे। हाँ, गुड़हल का फूल लेकर आएंगे तो उस गुड़हल के फूल में हम आपको दिखाएंगे कि गुड़हल के फूल में कहाँ मेल है और कौन सा फीमेल भाग है। एक हाँ दो बताना, 2 कंडीशन है, या तो मेल फीमेल एक ही में होगा। सामान्यतः मेल फीमेल एक ही में होते हैं, पुरुष और मादा एक ही में होते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि मेल पुष्प अलग होता है, फीमेल पुष्प अलग होता है। ये देखने पर पता लगेगा कि फ्लावर मेल है या फीमेल है। जनरली बात है, जो सामान्य तौर पे बातें हैं, वो सामान्य तौर पे बातें यही हैं कि मेल और फीमेल पुष्प के एक ही भाग में होता है। ये भी समस्या है मेल और फीमेल एक ही पर रह कर के भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि निषेचन की क्रिया में मेल वाला जो फीमेल है, देखिए मेल हमेशा लतखोर होता है, नहीं, आदमी लोग हमेशा लतखोर होते हैं। वैसे सेम पौधों में भी लतखोरी वाला बात है। तो जो मेल पुष्प होगा उसके जो पराग के कण है वही उड़ के आएंगे, फीमेल अपने स्थान पे कांस्टेंट रहेगा, वही उड़ के जाते हैं। वैसे भी देख लो, शादी ब्याह होती है, लतखोरे लोग गाड़ी उड़ी करके जाते हैं औरतों को लेने के लिए, हाँ तक नहीं। हाँ, तो वैसे सेम कंडीशन पुष्पों में भी है, उतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ। जैसे आम के पेड़ पर सर, जैसे दूसरा पेड़ उग जाता है बंटा वाला, वो सर हाँ, उसे कहते हैं वेजिटेटिव। हाँ, बस आ रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद सभी को, फिर से नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अभी तो ये मज़ा चल रहा है, इसके बाद और बेहतरीन क्लास आएंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट नहीं करेंगे तो कमेंट हम करेंगे इधर सब।